हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं लाइट का लेक्चर नंबर 03। आज बेटा इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे साइन कन्वेक्शन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर मीन्स लेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स साइन कन्वेक्शन। देखिए बेटा, साइन कन्वेक्शन का मतलब ये है कि एक मेथड जिसके थ्रू आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, अब जब भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करोगे तो उस न्यूमेरिकल्स के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से इतनी दूर है। और अगर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से इतनी दूर है तो आप मिरर से ऑब्जेक्ट की ओर जा रहे हो, मीन्स आप बैकवर्ड जा रहे हो। और जब भी आप बैकवर्ड जाते हो तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज लेनी पड़ती है वो नेगेटिव में लेनी पड़ती है। और अगर कह दें कि मिरर से ऑब्जेक्ट इतनी दूर है या ऑब्जेक्ट मिरर के इतनी दूर है, तो आप अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की ओर जाओगे, मीन्स आगे की ओर जाओगे, फॉरवर्ड जाओगे, तो वहां आपको वैल्यूज पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मीन्स मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी आप इसको अच्छे से समझो और जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा वहां पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास मिरर है, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मान लीजिए। और ऐसा मानो कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ आपको वैल्यूज बिल्कुल पॉजिटिव लेनी है, कुछ ऐसे। तो हाइट अगर अपवर्ड है तो वैल्यू कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मिरर की ओर जा रहा है, फॉरवर्डेड जा रहा है, तो जब आप वैल्यूज को पॉजिटिव में लोगे, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स यहाँ पर अगर कंडीशन ऐसे रहती है, फॉरवर्ड रहती है, तो पॉजिटिव में लोगे। और अगर मिरर से पीछे की ओर आता है तो यहाँ पर आप वैल्यूज को नेगेटिव में लोगे। कोई कंफ्यूजन? पक्का? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, तो फॉरवर्डेड लोगे, आगे की ओर लोगे, तो वैल्यूज रहेगी पॉजिटिव में। अगर एरो नीचे आता है, मीन्स जैसे बेटा यहां पर हमको देखने मिल रहा है कि हाइट अपवर्ड है, तो हमने कंडीशन कैसी ली, पॉजिटिव ली। और अगर नीचे की ओर हो जाता है तो तब हम वैल्यूज लेंगे नेगेटिव में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है, और देखो ये भी याद रखना कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी वैल्यूज हमेशा, फोकस लेंथ हमेशा नेगेटिव में लेनी है। कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकस लेंथ की वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, ठीक है। कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मिरर का फॉर्मूला क्या है। सो इट्स अवर मिरर फॉर्मूला। देखो, मिरर और लेंस के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है, और फर्क ये है, जैसे आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने मिल रहा है 1/v प्लस 1/u के बराबर में, बट जब आप लेंस का फॉर्मूला पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। अगर प्लस है इसका मतलब मिरर का फॉर्मूला है, और अगर माइनस है इसका मतलब लेंस का फॉर्मूला है। एफ का मतलब यहाँ फोकस लेंथ है, वी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि ये मिरर है, ठीक है। तो देखो, हालांकि ये शेप जो है लेंस की है, बट एज्यूम कर लो बेटा ये मिरर है। और अगर ऐसा होता है कि आपसे कह दें कि भैया यहाँ पर मिरर है और ये है ऑब्जेक्ट, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो आप रखोगे यू में। किस में रखोगे? यू में। और अगर आपसे कह दें कि फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है और ये है हमारा इमेज, इन दोनों का डिस्टेंस बताओ, तो वह आपको वैल्यूज लेनी पड़ेगी वी में। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज, दैट इज वी। डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दैट विल बी अ यू, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंथ है, ठीक है, और एक ये लेंथ है, ठीक। नेक्स्ट बात आती है बेटा मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब ये है कि कोई भी इमेज कितना बड़ा बन रहा है। तो अगर हमें किसी भी इमेज की मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है तो वहां हमारा फॉर्मूला है m बराबर एच आई मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर या इक्वल माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है यहाँ पर बेटा? वी है हमारा यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, एंड यू क्या है यहाँ?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम बराबर, अब देखो ये भी याद रखना कि अगर मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन वैल्यू आपके नेगेटिव में आती है तो जो हमारा इमेज रहेगा वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा, और अगर वैल्यूज आती है पॉजिटिव में तो बेटा आपका यहाँ पर जो इमेज रहेगा वो विर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। याद रहेगी ना इतनी कंडीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा व्हाट मीन्स रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप भटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहे हैं, आप सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, अच्छे से मजा आ रहा है आपको, ठीक है, टाइम दे रहे हैं, बट वहीं जैसे आपको मोबाइल मिल जाए या मोबाइल पे इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन हो जाए तो आप फिर अपने रास्ते से भटक जाते हो, डाइवर्ट हो जाते हो। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर लाइट के साथ है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से गाढ़े मीडियम से और डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है। कैसे भटकती है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। और याद रखना रिफ्रैक्शन हमेशा तभी होता है जहां पर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, या हम कह सकते हैं लेंस के अंदर एक तरीके से, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट पास फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम एनिमेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले लाइट बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, बट जैसे इसको कांच के स्लैब के अंदर हमने करा, ग्लास स्लैब में, तो ये लाइट अपने रास्ते से भटक गई है ना। सो बिल्कुल स्ट्रेट, और जैसे इंटर करा स्लैब में तो तुरंत ये अपने रास्ते से भटक जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। देखो जिगजैग मोशन में आ गई है अभी देखो यहाँ पर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, और जैसी कांच में गई, ग्लास में गई, तो अब ये जिगजैग वे में आने लगी। दैट मीन्स यहाँ पर लाइट अपने रास्ते से भटक रही है। कैसे, अभी आगे हम अच्छे से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो बेटा, ये हमारे पास कांच का टुकड़ा है, इट्स अ ग्लास स्लैब, ठीक है। और अगर हम ग्लास स्लैब में देखेंगे और ग्लास स्लैब के बाहर अगर हम देखें तो ये रेयर मीडियम है। अब देखो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? कुछ भी चीज गाढ़ी है इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कुछ भी चीज पतली है उसकी डेंसिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहने लगूं चाशनी है और पानी है, दोनों के कंपैरिजन में आपसे पूछने लगूं बेटा ज्यादा गाढ़ा क्या है, आप कहोगे सर सिंपल है, चाशनी जो है बहुत गाढ़ी है। और जो चीज गाढ़ी होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और जो चीज पतली है, गाढ़ी नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसकी डेंसिटी कम है। तो देखो यहां पर हमारे पास ग्लास से मींस कांच के बाहर एयर है, और मैं आपसे पूछने लगूं एयर और कांच इन दोनों में हार्ड क्या है, क्या चीज गाढ़ा है? आप कहोगे सर सिंपल बात है, कांच जो है काफी गाढ़ा है और काफी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वहीं अगर तुम एयर को देखोगे तो एयर डेंसिड नहीं है, पतली है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसकी डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है एज कंपेयर टू द ग्लास स्लैब। इसीलिए जो एयर है वो क्या है, रेयर मीडियम है, और बेटा कांच स्लैब जो है दैट इज डेंसर मीडियम। अब ऐसा मान लो कि एक लाइट आ रही है और वो कांच के टुकड़े पर टकराई। फॉर एग्जाम्पल इट्स ए इंसिडेंट लाइट, टकरा कर फिर वो कांच के टुकड़े में चली गई। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि मेरे पास एयर है और कांच का टुकड़ा है, दोनों में अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए तो किसमें ज्यादा होगी? आप थोड़ा मुझे सोचो थोड़ा सा, फिर मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। अभी आप थोड़ा सा एज्यूम करो कि किसमें ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, किसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, फिर मैं आगे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो टॉपिक देखते हैं। पहले इंसिडेंट लाइट है, जैसी ये कांच स्लैब में गई तो ये अपने रास्ते से भटक गई, क्योंकि इसको सीधा सीधा आना था भाई। फॉर एग्जाम्पल लाइट को आना था बिल्कुल ऐसे, है ना, बट ये आई कैसे, लाइट आई है बेटा ऐसे, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पर लाइट जो अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गई है, सही है। अब जहां पर ये दोनों मिली, भाई मिली कहां पर, ये इस पॉइंट पर मिली, तो इस पॉइंट पर एक लाइन बनेगी दैट इज नॉर्मल लाइन। आना था इसको कुछ ऐसे, है ना, और आ गई कैसे, ये ऐसे आ गई, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हो गया। भाई सीधी सीधी आ रही थी लाइट, आ रही कैसे थी, ऐसे आ रही थी लाइट, बट यहाँ पर हुआ क्या, ये अपने रास्ते से भटक गई, यही तो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। चलो दूसरी और देखो ये भी समझो,
कि बेटा ये हमारी नॉर्मल लाइन और ये हमारे इंसिडेंट, इन दोनों के बीच में एक एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। फिर ये मान लो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, और ये नॉर्मल लाइट है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कांच स्लैब है। अभी तो देखो हमने देखा था कि यहाँ पर लाइट आई एयर से और कांच में चली गई। अब हम कांच में से लाइट को निकालेंगे और एयर में पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, डेंसर मीडियम, और ये एयर है, रेयर मीडियम। इंसिडेंट लाइट आई और वो अपने रास्ते से भटक गई। जहां पर ये मुड़ी, ये पॉइंट है, यहीं से बेटा हमारा, और देखो ये आ रही थी लाइट ऐसे, बट ये अपने रास्ते से भटक गई है। देखो जैसे यहाँ बताया गया, लाइट ऐसे आ रही थी। अब ये कहां से डाइवर्ट हुई अपने रास्ते से? यहां से, और यहीं पर एक लाइन बनी, दैट इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट लाइट के बीच में एक पॉइंट है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, या एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये हमारी है रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, ये रिफ्रैक्टेड लाइट, और इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। देखिए बेटा, इस लाइट को, ये जो लाइट है, इसको आना था ऐसे, मगर ये पहले इसमें ऐसे गई, फिर जिगजैग मुड़ी, दैट मीन्स ये अपने रास्ते से भटक रही है। यही तो रिफ्रैक्शन है। सही है, ऐसे आना था इसको। देखिए जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें आपने पेंसिल डाली, तो ये हमको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। एक्चुअली टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, इट्स अ रिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, सो डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये लाइट ऐसा आ रही थी, नॉर्मल लाइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंसी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। सही है, नेक्स्ट देखिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। ठीक है, जैसे हमने देखा था पहले लेक्चर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसी तरीके से यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। सही है, इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज नो बेंडिंग टू ऑफ रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब इंसिडेंट लाइट जो है कांच पर पड़ती है, तो वह कांच जो ग्लास स्लैब है उसकी सरफेस पर पड़ने की वजह से वो नॉर्मल की ओर बेंड नहीं होते। सही है, नेक्स्ट बात आती है बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बताता है, जो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, नॉर्मल लाइन है, ये तीनों एक ही प्लान पर है, ये तीनों एक ही प्लान पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है स्नेल्स लॉ। अब एक साइंटिस्ट है स्नेल, उन्होंने बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। देखो यहाँ यही लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ साइन ई नहीं है बेटा, साइन आई है, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ई ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ द मीडिया। तो यहाँ पर स्नेल साहब ने हमको ये बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, या एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट है हर एक कलर वाली लाइट के लिए। सही है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू कांस्टेंट। तो साइन आई बराबर होता है साइन आर के, या साइन आर और साइन आर ये दोनों कांस्टेंट है हर एक कलर वाली लाइट के लिए। जो बेटा यहाँ पर है म्यू है, बेटा इस वाले सिंबल को बोलते हैं म्यू। ठीक है, तुमने यू बनाया और नीचे इसकी टांग खींच दी, ये म्यू बन गया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब आप दो चीज के बीच में कंपैरिजन करोगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कौन सा गाढ़ा है, कौन सा पतला है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मींस कंपैरिजन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द टू मटेरियल इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है, सो म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखो स्नेल के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरीके से उन्होंने क्या चीज बताई। तो स्नेल्स लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय द डच मैथमेटिशियन एंड द एस्ट्रोनॉमर विलब्रॉड स्नेलियस। तो स्नेल का पूरा नाम क्या है? विलब्रॉड स्नेलियस। और इन्होंने स्नेल्स लॉ कब दिया था? 1621 में, मींस 1621 में। ठीक है, एंड इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया हाउ लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग बिटवीन द टू मीडिया,
कि किस तरीके से एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो वो किस तरीके से अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। इस चीज को बताने वाले साइंटिस्ट थे स्नेल। मगर बहुत अच्छे से जो समझाया वो समझाया रेने डिस्कार्टिस ने, ठीक है सर। बट इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द रेने डिस्कार्टिस इन 1637 लीडिंग टू द फ्रेंच फिजिसिस्ट सम टाइम कॉलिंग इट ला लॉय डे डिस्कार्टिस। तो याद रखना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है वो बैंड हो जाती है। इस चीज को बताने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? विलब्रोड स्नेलियस, या स्नेल साहब। बाद में अच्छे तरीके से जो पॉपुलराइज हुआ, जो अच्छे तरीके से डिटेल में बताया कि किस तरीके से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर बैंड हो जाती है, वो बताया था रेने डिस्कार्टिस ने। किसने बताया? रेने डिस्कार्टिस ने। कब? 1637 में। सही है। नेक्स्ट देखो, यह है महान वैज्ञानिक स्नेल, ठीक। और ये बताया इन्होंने कि लाइट इंसिडेंट, जब एक लाइट फॉर एग्जांपल बेटा ये आपको देखने मिल रहा है कि ब्लू वाला मीडियम अलग है और ये येलो वाला मीडियम अलग है। जब यहाँ से लाइट जा रही है तो वो अपने पास से डाइवर्ट हो रही है क्योंकि ये डिफरेंट तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जेल है, ठीक है, क्रीम है और ये वाटर है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं बेटा गाढ़ा ज्यादा कौन है, मीन्स किसके डेंसिटी ज्यादा है, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप कहोगे सर सिंपल है, जो क्रीम है, जो एक क्रीम देखने मिल रही है हमको, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। पानी पतला है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डेंसिटी भी कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। समझ में आ गई ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस क्या है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखो अगर मैं आपसे, जैसे अभी मैंने पूछा था कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर यही है बेटा कि जो एयर है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सॉलिड मीडियम, क्योंकि जो एयर है इसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, तो दूर दूर रहने की वजह से दो पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है और ज्यादा स्पेस होने की वजह से यहाँ पर लाइट इजीली स्पीड से पास आउट हो जाएगी। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स को आप देखोगे तो वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, दो पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, इसीलिए लाइट इजीली पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। So the measuring of the how much the light slow down and bends as it enter that material, that is known as the refractive index. And the speed of the light in a vacuum, speed of the light in the vacuum, that is c। याद रखना बेटा speed of light in vacuum के लिए हम डिनोट करते हैं c से और speed of light in medium के लिए हम डिनोट करते हैं v से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब आप किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम मीन्स जब आप स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हो किसी मीडियम के साथ और वैक्यूम के साथ, तो इस तरीके का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि बेटा पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट देखो, तो आपने देख लिया, फिर आप चांद पर गए, वहां पर आपने लेजर लाइट ओपन करी, वहां स्पीड ऑफ लाइट देखी, तो सिंपल बात है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा आएगी? चांद पर ज्यादा आएगी, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, पानी में कम है। तो यहाँ पर आपने क्या करा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह है कि जब किसी मटेरियल की अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं वैक्यूम के साथ, यही हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है W म्यू जी इक्वल टू ए जी ए म्यू जी अपॉन म्यू W। तो यहाँ पर म्यू जी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दूसरा क्या है? ये म्यू W मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा स्फेरिकल लेंस, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए बेटा, ठीक है, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं। तो जब तक के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का।